2024 के लिए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और एक मास्टर प्लान के तहत लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। यह मास्टर प्लान क्या है, कैसे एक एक कर अपनी स्ट्रैटेजी पर बीजेपी काम कर रही है, यह हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ अगर किसी बड़े दल को देखते हैं तो वो कांग्रेस दिखाई देता है, कम से कम राष्ट्रीय पटल पर। बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब केंद्र में सरकार बनाने की बात होती है, लोकसभा चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा होता है, तो किसका चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के सामने होगा? निश्चित तौर पर राहुल गांधी इस लड़ाई में, इस दौड़ में बहुत पीछे जा चुके हैं। वहीं सोनिया गांधी भी अब राजनीति में एक मजबूरी के तहत दिखाई दे रही हैं। वो लगातार कह चुकी हैं कि कांग्रेस की कमान संभालने के लिए अब काफी समय बीत चुका है और उन्होंने काफी अच्छा दौर भी देखा है कांग्रेस का। यूपीए 1, यूपीए 2 में उनके नेतृत्व में सरकारें अच्छे से चली थी, लेकिन अब वो दौर आ गया है जब विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा तो उठाएगी, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या प्लान बना रखे हैं वो हम आपको रिपोर्ट में बताएंगे। कांग्रेस, जो कि किसी भी अलायंस को बनाने के लिए बहुत जरूरी पार्टी दिखाई पड़ती है, शरद पवार खुद कह चुके हैं, यदि केंद्र में बीजेपी के खिलाफ किसी बड़े मोर्चे को तैयार करना हो तो केंद्र में आपको कांग्रेस को रखना होगा, यानी कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे ही तमाम क्षेत्रीय दल आ सकते हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तमाम जितने भी क्षेत्रीय दल आपको दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में देखें तो शरद पवार यानी उनकी पार्टी, एनसीपी हो, इसी तरह से उड़ीसा, कर्नाटक, दक्षिण की राजनीति, तमाम जगहों पर, या आम आदमी पार्टी को भी एक बड़ा फैक्टर आप मान सकते हैं। क्षेत्रीय दल अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प दिखाई देते हैं या उनके सामने खड़े हो पाएंगे लोकसभा चुनाव में? आपके पास से जवाब आएगा नहीं। क्या प्लान है बीजेपी का वो बताते हैं, और विपक्ष की स्थिति क्या है फिलहाल वो आपको बताते हैं। 2024 के लिए पहले बीजेपी के प्लान की बात करें तो चित्रकूट में बीजेपी का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। इसमें लगातार सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, बूथ लेवल पर काम करना है, कार्यकर्ताओं के स्तर पर काम करना है और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ना है। ये बीजेपी की एक बड़ी स्ट्रैटेजी चल रही है और 2024 से पहले पूरी तरह से बीजेपी का संगठन इसी में जुटा हुआ है। चित्रकूट में बीजेपी का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर इसी कड़ी में एक काम आगे दिखाई पड़ता है। दक्षिण के राज्यों में पकड़ बनाने के लिए मोदी का तमिलनाडु और तेलंगाना दौरा, ये आपको इसलिए महत्वपूर्ण बात लगेगी क्योंकि दक्षिण एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो अभी भी दुखती रग है बीजेपी के लिए। दक्षिण में कर्नाटका है, यहाँ पर पकड़ बनाने में कुछ हद तक कामयाब हुई है, आंध्र प्रदेश या, लेकिन अभी अगर आप देखें कि तमिलनाडु, तेलंगाना और दूसरे राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में, केरल में तो खैर बहुत ही दूर की कौड़ी दिखाई पड़ता है जब बीजेपी की राजनीति की बात होती है, तो यहाँ पर बीजेपी को कमल खिलाना बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय में मोदी चाहते हैं कि वो प्रभाव जो उनका उत्तर भारत में देखने को मिलता है या अन्य जगहों पर देखने को मिलता है जहाँ की वजह से वो जीत कर आते हैं, वो प्रभाव दक्षिण में भी होना चाहिए। देखिए, देश जम्मू कश्मीर से केरल तक, कन्याकुमारी तक एक है, तो ऐसे में इसकी राजनीति और तय करना कि कौन हमारा नेता होगा ये सबका अधिकार होता है, लेकिन समीकरण होते हैं, गणित होते हैं और इन चुनावी गणितों में हम देखते हैं कि कई बार बाद में, नतीजे आने के बाद में विपक्षी भी साथ हो जाते हैं। महाराष्ट्र का किस्सा कोई बहुत दूर का नहीं है, बहुत ताज़ा उदाहरण है। एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ शिवसेना लड़ी, उनके साथ जाकर सरकार बना ली, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का विजन बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं कि सर्वमान्य तरीके से हर जगह से रिप्रेजेंटेशन मिले बीजेपी को, इसीलिए वो दक्षिण पर फोकस कर रहे हैं। गुजरात दौरे पर कई बार पीएम मोदी जा चुके हैं, ये तीसरा बड़ा कारण है। देखिए, आपको यदि बीजेपी की ताकत को समझना है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये वो जगह हैं जहां पर बीजेपी ने अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। इसके अलावा बिहार, लेकिन वहां पर आप देखते हैं कि सपोर्ट लेना पड़ता है, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सब ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी को खुद को ताकतवर बनाना है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपनी पकड़ बनाई है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी में, लेकिन मजबूत बेल्ट की बात करें तो मजबूत जगह को पहले और मजबूत करिए, भरोसा और जीतिए। गुजरात, जो कि उनका अपना गृह प्रदेश है प्रधानमंत्री का, और वहां से उनको बहुत उम्मीदें रहती हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में वहां पर जो भी नतीजे आते हैं वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी भी वहां पर ताल ठोक रही है। पंजाब में जो कुछ हुआ है वो अब बीजेपी नहीं चाहती है कि कहीं भी किसी भी राज्य में हो। बड़ी जीत जरूरी है, सिर्फ जीत जरूरी नहीं है, बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। प्रधानमंत्री ने पार्टी के पदाधिकारियों से अगले 25 साल का टारगेट सेट करने के लिए कहा है।
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का मैनेजमेंट बहुत शानदार रहा है शुरुआत से। उनके मैनेजमेंट में ये देखा गया है कि चाहे वो मंत्रालयों की बात है, उन्होंने बड़े से बड़े मंत्रियों, बड़े से बड़े चेहरों को हटाने में देर नहीं लगाई। वो कामों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, खुद उसकी रिपोर्ट लेते हैं और उसके बाद में तय करते हैं किसने अच्छा काम किया, नहीं किया। अब बारी है संगठन की। संगठन में जो पदाधिकारी हैं वो किस स्तर पर काम कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पांचवी एक जो बड़ी स्ट्रैटेजी बीजेपी की दिखाई दे रही है वो है, अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाया है कि अगले 30-40 साल तक बीजेपी का सूरज अस्त नहीं होगा। कार्यकर्ता बना तो लिए जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़े रखना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के पीछे, कार्यकर्ताओं को आप ऐसा मान सकते हैं कि कोई पद नहीं मिला है, कोई मलाई नहीं मिली है, कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिसकी वजह से वो लगातार अपना समर्पण किसी एक पार्टी के लिए दिखाते रहें। तो ऐसे में पार्टी में भरोसा जताए रखना और ये कहना कि 30-40 सालों तक बीजेपी का सूरज अस्त नहीं होगा, ये कार्यकर्ताओं को एक यकीन, कार्यकर्ताओं के अंदर एक यकीन को बढ़ाता है। छठी एक स्ट्रैटेजी दिखाई देती है, 2024 के लिए 400 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो उसे मोदी लहर कहा गया। दूसरी बार आपको याद होगा कि इस बार बीजेपी शायद पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है जरूरी, वो अकेले के दम पर ना पा पाए और सहयोगी हावी हो जाए या फिर अन्य सहयोगियों की आवश्यकता पड़ जाए, तो कई और चेहरे दौड़ में दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन 2024 में पूर्ण बहुमत नहीं, मिशन 400 लेकर चल रहे हैं बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी। उनका मानना है कि अगर बीजेपी के लिए सब कुछ इतना अच्छा दिखाई पड़ रहा है, उन्होंने पिछले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसमें बड़ी सफलता हासिल की, अपने सभी राज्यों को बचाने में, सिवाय पंजाब के उनको हर जगह पर सफलता मिली है, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि 37 सालों बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा यहाँ पर रिपीट हो पाया था। और इस बार मजबूत दिखाई दे रही 2024 के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी। गुजरात, राजस्थान ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंस में तो है, हालांकि जब तक नतीजे नहीं आते कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन राजस्थान में एक अल्टरनेट की राजनीति रही है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार तो कांग्रेस की सरकार के बाद में बीजेपी, और कांग्रेस के कमजोर होने के बाद बीजेपी, ये बीजेपी के लिए बहुत मुफीद समय राजस्थान में दिखाई पड़ता है। गुजरात में कुछ ऐसी ही उम्मीद लगा रखी होगी प्रधानमंत्री मोदी ने या बीजेपी ने, क्योंकि वो उनका गढ़ माना जाता है। 2019 में हारी 144 सीटों पर बीजेपी नजर कर रही है। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे मजबूत जगह को और मजबूत करना है, लेकिन यहां पर फोकस ये है कि वो 144 सीटें जिन पर हार मिली थी 2019 में, उन पर फोकस किया जाए कि उन पर हारे क्यों थे। आपको उन सीटों को तो बचाना है जिन पर आप जीत कर आए थे। एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेजी से फैलता है, स्थानीय नेताओं से नाराजगी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होते तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होता है। और ये जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी कई ऐसे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर विश्वास लंबे समय के लिए वोटर्स का टिके। आठवीं एक बड़ी स्ट्रेटेजी दिखाई देती है, बूथ कमेटी के स्तर पर काम करना, कमजोर बूथ कमेटी को पहचानना और इसके बाद में उसको मजबूत करने की कोशिश करना। हर कमेटी में 4 सदस्य, देश भर में इस तरह की कमेटियों को बनाना और पार्टी को इससे मजबूत करने की कोशिश करना, ये एक बीजेपी की बड़ी स्ट्रेटेजी दिखाई पड़ रही है। ये रिपोर्ट के शुरुआत में भी मैंने आपको बताया कि बूथ कमेटी स्तर पर काम करना ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बात को हम यहां पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अन्य दलों के बूथ कमेटी स्तर के कार्यों को आप नहीं देखेंगे, वो अपनी बातों में उलझे हुए हैं। कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है नेतृत्व कौन करेगा, चेहरा कौन होगा, तो फिर पार्टी में कार्यकर्ताओं को कौन जोड़े। पुराने नेताओं को रोकना मुश्किल हो रहा है, नए नेताओं को कहां से लेकर आए। और साथ ही साथ, और ये देखिए, जो जिसका सूरज उगता दिखाई देता है, जिसकी चमक बढ़ती दिखाई देती है, जिसकी ताकत बढ़ती दिखाई देती है, सब उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। राजनीति का यही खेल है और फिलहाल बीजेपी के साथ वो चमक देखने को मिल रही है। नवी एक जो बड़ी स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, 2019 में हारी सीटों के लिए एक टीम बनाई गई है जो समीक्षा, सलाह और समाधान करेगी। 4 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं, इनमें सबसे ज्यादा 14 सीटें यूपी में हैं। नरेश बंसल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में इतनी शानदार जीत मिली है, लेकिन अगर बात करें जीत की, तो जीत के साथ साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सीटें पहले के मुकाबले कम हुई हैं और ये नुकसान लोकसभा चुनाव में बीजेपी नहीं झेल पाएगी। अब बात जरा कांग्रेस की तैयारी की फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि तैयारियां थोड़ी कम हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की वो आपको बताते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने समन किया तो कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं। एक बड़ा मुद्दा है कि संवैधानिक संस्थाओं का या सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई, ईडी, इनके गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो सरकार को घेरने की
की कोशिश करेंगे, जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि सरकार इन सरकारी एजेंसियों का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने मुसीबत बढ़ा दी, विवादित बयान दे दिया, उस पर जमकर हंगामा हो गया, वो भी ऐसे राष्ट्रपति के बारे में जिनके खिलाफ गैर एनडीए दलों ने भी मतदान करने से खुद को रोका। गैर एनडीए दल भी एनडीए के साथ में आ गए। मामला था आदिवासी चेहरे का। पहली बार देश को आदिवासी चेहरा मिलने जा रहा था और अधीर रंजन चौधरी ने विवादित बयान दे दिया, उनके खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी कर दी, जिससे कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं और ये मुद्दा बीजेपी नहीं छोड़ने वाली है। तो जहां हम एक तरफ कांग्रेस की तैयारी की बात करें, कांग्रेस की हालत की बात कहना इसको ज्यादा ठीक होगा। सोनिया गांधी को किसी बयान में अपना नाम सुनाई देता है तो उस पर हंगामा हो जाता है। सोनिया गांधी ने कल इसी बात पर प्रश्न उठाया था कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी का नेतृत्व करती हैं, उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान आया है तो उनके खिलाफ उनका नाम ना आए और इस पर वो आक्रामक हो जाए, ये भी थोड़ा अजीब लगता है। तो ये हताशा को, निराशा को, ये जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, ये लोगों को पसंद नहीं आता और बीजेपी इसको जमकर आगे बढ़ा रही है। इस पर टिप्पणियां की जा रही है, बीजेपी हमलावर हो रही है कि आक्रामक हुए हैं, धमकाया जा रहा है हमारे सांसदों को, इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। चुनावी तैयारी के बजाय गांधी परिवार को प्रोटेक्ट करने में कांग्रेस हमेशा उलझी रही है। गांधी परिवार के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही है। कपिल सिब्बल अभी हाल में इसलिए अलग हुए हैं, गांधी परिवार के इतने नजदीकी थे, कांग्रेस के इतने बड़े दिग्गज नेता थे, इतने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो पर उन्होंने लगातार कांग्रेस में मंत्रालय संभाले हैं। कांग्रेस इर्द गिर्द है अभी भी गांधी परिवार के, और कांग्रेस के जितने भी नेता अभी बचे हुए हैं वो गांधी परिवार को प्रोटेक्ट करते दिखते हैं। अभी तक पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है कांग्रेस। प्रशांत किशोर को लेकर आए थे लेकिन वो स्ट्रेटेजी भी फेल हो गई। प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ी संजीवनी दिखाई पड़ रहे थे, या उनकी स्ट्रेटेजी कांग्रेस को कहीं ना कहीं उबार सकती थी या मजबूत कर सकती थी, लेकिन प्रशांत किशोर या पीके का कोई चांस कांग्रेस में नहीं बना। कांग्रेस को समझना होगा कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है और गांधी परिवार ही संपूर्ण कांग्रेस नहीं है, ये बात पीके ने कही है। छठी बात जो कांग्रेस के लिए दिखाई देती है महत्वपूर्ण, वो ये कि यूपी में संगठन के निर्माण करने के लिए कांग्रेस नए फॉर्मूले पर काम कर रही है, लेकिन पार्टी एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ 6 कार्यकारी अध्यक्ष भी बना सकती है। सातवीं अहम बात, यूपी को 6 जोन में बांटते हुए सचिवों को प्रभारी बनाया गया है। जनता से जुड़ाव की कोशिश इसके जरिए की जा रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद प्रियंका यूपी से गायब हो गई और ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि चुनाव के समय तो आप दिखाई देते हैं, चुनाव के पहले दिखाई देते हैं, उसके बाद में जमीनी स्तर पर कार्य करते नहीं थे। उदाहरण के लिए स्मृति ईरानी अमेठी में अब भी आपको कार्य करती दिखाई देंगे, हालांकि वो वहां से सांसद हैं तो काम करेंगी, लेकिन वो वायनाड का चक्कर भी लगाएंगी और चुनाव के पहले चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। यानी राहुल को, कांग्रेस को उनके गढ़ में घेरने की तैयारी में भी, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है बीजेपी का, लगी हुई है बीजेपी। और कांग्रेस अभी इस चीज को समझ नहीं पा रही या फिर असमर्थ महसूस कर रही है कि इसको काउंटर कैसे करें। 8 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी भी बनाई गई है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस की पीएसी में सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। नेता बहुत पुराने हो गए हैं, नेता बहुत अनुभवी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दौर बीत गया है, राजनीति का दौर। बिल्कुल, ये नाम बहुत बड़े बड़े नाम हुआ करते थे राजनीति के, लेकिन अभी राजनीति में, बयानबाजी में या फिर बीजेपी के खिलाफ खड़े होने में ये नाम कहीं दिखाई नहीं पड़ते। और ये कांग्रेस की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो दूसरी लाइन को तैयार नहीं कर पाई। जो दूसरी लाइन थी जिसमें राहुल गांधी के साथ में सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सब दिखाई देते थे, वो लाइन पूरी तरह से बिखर चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ जा चुके हैं, वहीं सचिन पायलट की अपनी नाराजगियां चलती रहती हैं, राजस्थान का उनका अपना सियासी घमासान है, और राहुल गांधी खुद ही सारी चीजों को छोड़कर एक किनारे हो चुके हैं, वो अध्यक्ष पद नहीं संभालना चाहते हैं। कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो एक दौर में हुआ करती थी। बीजेपी वो बीजेपी बन चुकी है जो एक दौर में नहीं हुआ करती थी। 2024 के समीकरण क्या हो सकते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तैयारियों के लिहाज से देखें तो बीजेपी अलग स्तर पर कार्य कर रही है, कांग्रेस को अभी बहुत काम करने की जरूरत है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।